सो लास्ट क्लास में क्या किया था देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन था कि एक रॉड है जो वर्टिकली नहीं रखी हुई है, कुछ टिल्टेड रखी हुई है, थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है, और इनिशियली जो ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो मान रखा है हमने। ठीक है, तो दिस इज़ आवर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए रेफरेंस लेवल। ये है ग्राउंड। तो बताना है कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस रॉड की। तो इस रॉड क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो हम बोल सकते हैं कि इसका मास पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इस वजह से हमने इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट निकाल ली धरती से, और वो L/2 साइन थीटा आ गई। तो लिख दिया mg, h की जगह L/2 साइन थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं थी रॉड। रॉड इज़ नॉन यूनिफॉर्म बट मास डेंसिटी इज़ वेरिंग एज म्यू इज इक्वल्स टू kx। ठीक है, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मास डेंसिटी बढ़ती जा रही है। इधर साइड ज़्यादा भारी होगी रॉड, इधर साइड थोड़ी हल्की होगी। तो क्या करें, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो हमने एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट डी एम कंसिडर कर लिया। ठीक है, उस छोटे से स्मॉल मास की पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस लेवल ये था अपना, ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी। तो इस छोटे से मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं अपन, डी एम इंटू जी इंटू एच। एच को क्या लिख दिया, वेरिएबल एक्स माना है, वेरिएबल एक्स के टर्म्स में एच निकल के आ गया एक्स साइन थीटा। सो एच की जगह एक्स साइन थीटा रख दिया। जी तो कांस्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थीटा भी कांस्टेंट है, एंगल तो चेंज हो नहीं रहा वक्त के साथ, लेकिन एक्स वेरिएबल है ना। तो साइन थीटा और जी तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, डी एम और एक्स ही वेरिएबल बचेंगे। तो अब डी एम को लिखना पड़ेगा हमको एक्स के टर्म्स में। तो डी एम को एक्स के टर्म्स में कैसे लिखें, तो सोचते हैं। यूनिटरी मेथड तो लग नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि मतलब लग सकती है यूनिटरी मेथड, लेकिन इंटीग्रेबल वाले फॉर्म में लगेगी। तो मास डेंसिटी क्या लिखी हुई है, म्यू इज इक्वल्स टू के एक्स। ये म्यू डी एम बाई डी एक्स होता है। सो डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स। सो डी एम को क्या लिख दिया, के एक्स डी एक्स। उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया डी एम की जगह, फिर इंटीग्रेट कर दिया, एक्स में आ गया पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर डी एक्स। बाकी कॉन्स्टेंट चीज़ बाहर रख दी। फिर इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स लगा दी, तो आंसर आ गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास एक यूनिफॉर्म चेन थी जो हेमिस्फीयर के आधे पोर्शन पे टंगी हुई थी। उसका हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना था। तो ऊपर तो एक्स के साथ वेरिएशन हो रहा था, एक्स वेरिएबल मान के हमने वेरिएशन निकाल लिया था डी एक्स। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर थीटा वेरी कराया, और जो छोटा सा एंगल बना रहा होगा थीटा के साथ डी थीटा, उस वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को डी एम बोल दिया। अब फिर से इस डी एम की पोटेंशियल एनर्जी लिखी। रेफरेंस लेवल ये था अपना, ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी, ग्राउंड सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी, इस रेफरेंस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी। तो ये रेफरेंस लेवल अपना इनिशियल रेफरेंस था। ठीक है, तो उस रेफरेंस के टर्म्स में हमने इस छोटे से मास डी एम की पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। तो डी एम इंटू जी इंटू एच। तो एच को कैसे लिखें, एच को हमें आर के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, आर साइन थीटा। तो उठा के यहाँ पे एच को आर साइन थीटा रख दिया। ठीक है, तो आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, जी भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, साइन थीटा और डी एम। अब थीटा और डी एम में कोई रिलेशन चाहिए तभी इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो कैसे करें, यहाँ पे आर डी थीटा होगा इसकी लेंथ, इस छोटे से आर्क की, और यूनिटरी मेथड लगाई कि अगर यूनिफॉर्म लेंथ है पूरी तो टोटल ओवरऑल लेंथ का मास m है। ओवरऑल लेंथ कितनी है, 2πr/4, उसका मास m है, तो 1 यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, इतना। और आर डी थीटा यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यही डी एम है। तो डी एम उठा के फिर यहाँ से सब्सटीट्यूट करा यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बन गया। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि अब थीटा ही वेरिएशन दे रहा है यहाँ पे। थीटा की लिमिट्स देखें कि थीटा यहाँ से शुरू हो रहा है, चेन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है। दैट मीन्स थीटा इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 से 90 डिग्री। तो उठा के रख दिया, इंटीग्रेट किया, आंसर निकल के आया।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। एक स्मूथ हिंज से एक रॉड लटकी हुई है जिसका लेंथ 1 मीटर है और मास 5 kg है। सो फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in slowly displacing the rod so that it makes an angle 60 डिग्री with the vertical। तो हमें एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क निकालना है कि रॉड यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, ठीक है, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बना ले। तो वर्क निकालना है एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। तो हमने देखा कि कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं इस रॉड पे इस प्रोसेस के दौरान। तो ग्रेविटी लग सकता है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कोई उठा रहा है, उसको वही फाइंड करना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आएगा। वर्क डन बाय हिंज का नॉर्मल आ सकता है, लेकिन उस पॉइंट का जहाँ पे हिंज है उस पॉइंट ऑफ रॉड का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, इस वजह से उसका वर्क डन 0 हो जाएगा। और दैट, और तो कोई फोर्स है नहीं, है ना, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि स्लोली लेके जा रहे हैं तो फाइनली भी रेस्ट पे है और इनिशियली भी रेस्ट पे था, तो 0 - 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालें? सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई कर लो, जितना ऊपर पहुंचा है सेंटर ऑफ मास उससे अपन mgs से निकाल देंगे। तो निकाल दिया, आंसर आ गया। फिर एक और क्वेश्चन कर लिया कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली हैंगिंग द। तो ये एक हमारे पास चेन थी, यूनिफॉर्म चेन है जिसकी मास m है और लेंथ l है। तो लोअर पार्ट ऑफ द चेन उठा के पैग पे टांग दिया, तो कितना वर्क लगेगा, वर्क होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। मिडिल पार्ट को चेन पे पैग पे टांग दिया, तब क्या होगा? तो इसको देखा पूरे प्रोसीजरली, है ना, बहुत कायदे से। जैसे पहली सिचुएशन में क्या था, इतना पार्ट अनचेंज्ड रह रहा है, इतने पार्ट में कोई भी चेंज नहीं आया है, उसकी जिस हाइट पे था सेंटर ऑफ मास फाइनली भी उस हाइट पे, तो इसका कोई वर्क नहीं आएगा। वर्क किस पे आएगा? केवल इतने पार्ट पे। तो इतने पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ था शुरुआत में, फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो डिफरेंस निकाला, वो L/2 आ गया। सो mg L/2 और मास इतने का ही आएगा क्योंकि इतने पार्ट पे ही लगा रहे हैं, तो m/2। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ गया। सिमिलरली यहाँ पर इतने, जब बीच वाले पॉइंट को पैक से टांगा है तो ये पार्ट तो अनमूव्ड हुआ है, ये पार्ट यहाँ पहुँच गया और ये वाला पार्ट यहाँ पहुँच गया। तो उन दोनों पे निकाल दिया वर्क डन बाय ग्रेविटी, और वर्क डन बाय ग्रेविटी का नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो ये ऊपर वाली दो सिचुएशन में केवल और केवल वर्क डन बाय ग्रेविटी ही हो रहा है या तो एक्सटर्नल फोर्स ही हो रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव करा के ले जा रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और वहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव आएगा, या नहीं सॉरी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव आएगा, या ऐसा कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही आएगा। तो ये बात याद रख ली। अब आगे बढ़ते हैं। सो आज की क्लास में हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो याद करते हैं स्प्रिंग फोर्स क्या होता था, kx, एंड इट इज़ टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ जहाँ पर भी उसकी नेचुरल लेंथ है। तो एक स्प्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, और शुरुआत में ये इतना खींच के रखा हुआ था। इसको बोल देते हैं दिस इज x इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू xi। और क्या किया गया, इसको खींच दिया गया ना, पकड़ के यहाँ तक खींच दिया गया। फाइनली ये यहाँ पहुँच गया। सो दिस इज x इज इक्वल्स टू x फाइनल, ठीक है। तो शुरुआत में नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस्ड है ये, x इनिशियल, और फाइनली नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस्ड है ये, x फाइनल, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कहीं भी, लेट्स से ये वाली सिचुएशन में किधर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा इस तरफ। कितना लग रहा होगा,
के एक्स फाइनल। इस सिचुएशन में किधर फोर्स लग रहा होगा, तब भी इधर लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, के इंटू एक्स इनिशियल। ठीक है, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है हमें। तो देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये बात समझ में आ रही है? क्यों वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से लिखा है हमने। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्सेस ऐसे ही लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखा है इसको, नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटीग्रेट किया, स्प्रिंग फोर्स को क्या लिखते हैं अपन, के एक्स, है ना। सो के एक्स डी एक्स, फोर्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमने हमारा एक्सिस सिस्टम में इस वाली चीज़ को पॉजिटिव माना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, तो फोर्स कहाँ लिखना चाहिए हमें, माइनस के एक्स लिखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में इस तरफ फोर्स है एंड दैट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन विच वी हैव अज्यूम टू बी पॉजिटिव। तो एक और नेगेटिव आ गया यहाँ पे। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक। शुरुआत में कहाँ पे था वो, शुरुआत में वो यहाँ पे था और फाइनली यहाँ पहुँच गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, के बाहर आ गया क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। बचा के अंदर एक्स डी एक्स एंड लिमिट्स आर फ्रॉम एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। सो दिस इज के एक्स स्क्वायर बाई 2, के एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। लगा दो लिमिट्स, तो डेल्टा यू क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा यू आ गया के एक्स फाइनल स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स इनिशियल स्क्वायर बाई 2। अच्छा, अगर एक्स आई ज़ीरो होता, इफ़ एक्स आई इज़ ज़ीरो, एक्स आई ज़ीरो मतलब कि नेचुरल लेंथ पे होता वो, ठीक है, तब फिर ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाती। देन यू इनिशियल कहें अगर अपन, सो यू इनिशियल इज़ ज़ीरो, शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती। और एक्स फाइनल को एक्स रख देते हैं, कोई रैंडम पोजीशन एक्स के लिए, और यू फाइनल को यू रख देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं अभी, ताकि रिजल्ट अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। सो यू इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हम कैसे लिख सकते हैं, यू इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। कुल मिला के क्या याद रखना तुम्हें कि लेट्स से एक स्प्रिंग है, मैंने कहा कि उसमें एक्सटेंशन है नेचुरल लेंथ से 3 मीटर का, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है लेट्स से 50 न्यूटन पर मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखो इस पोजीशन पे स्प्रिंग की, तो तुम लिखोगे हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इज 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 50 इंटू 9, दैट इज़ 25 इंटू 9, दैट इज़ 225 जूल्स। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो रहा है, यानी कि कंप्रेशन भी हो जाए तब भी नेगेटिव एक्स का भी पॉजिटिव ही आना है ना। तो मान लो सपोज स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाता, ठीक है, नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है, और स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया गया लेट से 4 मीटर से, और स्प्रिंग कांस्टेंट है इस केस में 100 न्यूटन पर मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे हम स्प्रिंग की, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर लिखना चाहोगे तो -4, तब भी उसका स्क्वायर तो प्लस ही बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हाफ के लिखा हमने, दैट इज़ 100, और यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर लिखा, तो हाफ इंटू 100 इंटू 16, दैट इज़ 800 जूल्स। तो ऐसे याद रखना अपन को कि कंप्रेस करो चाहे एक्सटेंड करो, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में ही आती है स्प्रिंग की, ठीक है। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो दो पोजीशन से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे पास एक स्प्रिंग थी, उसकी नेचुरल लेंथ मान लो सपोज ये थी, और फर्स्ट सिचुएशन में उसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। कितना एक्सटेंड कर दिया गया,
लेट्स से 3 मीटर्स, और दूसरी सिचुएशन में, यही बना देता हूँ, दूसरी सिचुएशन में उसको कंप्रेस कर दिया गया। कितना कंप्रेस कर दिया गया? 2 मीटर्स लेट्स से, है ना। दिस इज इनिशियल सिचुएशन एंड दिस इज फाइनल सिचुएशन। और तुमसे पूछा जाए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ स्प्रिंग की, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो लेट्स से के जो है स्प्रिंग का वो है 50 न्यूटन पर मीटर। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल के लिए कौन सा डेटा यूज़ करेंगे अपन? फाइनल सिचुएशन वाला, जो कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है यहाँ पे? -2, -2 स्क्वायर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के 3 स्क्वायर, है ना। के की जगह 50 रखना है, के की जगह 50 रखना है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, 50/2 कॉमन निकाला, 25, 4 - 9, so that is -5 into 25, so that is -125 जूल्स। तो इतना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है। अब कोई बोले वर्क डन बाय स्प्रिंग बताओ, इसी सेम सिचुएशन में। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नथिंग बट बाय डेफिनेशन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है ना। स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अपन कैसे लिखते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो माइनस को इधर पहुंचा दो, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हमको कैसे याद रखना है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो गया? माइनस ऑफ -125, दैट इज 125 जूल्स। सो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो कुल मिला के फाइनली हमें क्या रिजल्ट याद रखना है? वर्क इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, या दूसरे अल्फाजों में इसको ऐसे कह सकते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। नोट करके लिख लो एक बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क डन by spring force is given by W is equals to U initial minus U final। U इनिशियल माइनस यू फाइनल कर देंगे अगर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे तो वर्क निकल के आ जाएगा। मतलब ये क्या किया हमने टेक्निकली? ये नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है, हर तरीके से एक ही बात है ये। तो क्वेश्चन कर लेते हैं एक, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। लेट्स से हमारे पास एक सिचुएशन है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, उससे स्प्रिंग अटैच्ड है। इसको बोला गया पोजीशन ए, दिस इज पोजीशन ए, ठीक है। इसकी नेचुरल लेंथ एल है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है ना। ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे अब इसे फोर्स लगाया गया, तो आगे बढ़ जाएगा ये, ठीक है। सो आगे बढ़ गया, वो सिचुएशन को मैं यहाँ बना रहा हूँ। और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे कहीं तक। ये वाला ए वाला पॉइंट था, इस वाले पॉइंट को बोल देते हैं बी, ठीक है। और ये जो लेंथ है और बी के बीच में, दैट इज L/6, ठीक। फिर फोर्स और लगाते गए तो और आगे बढ़ जाएगा, तो और आगे बढ़ गया, ठीक है। लेट्स से ये वाला पॉइंट हो गया है अब पॉइंट सी। सो दिस इज सी, ये बी था, ये ए था। ए से इसकी दूरी पॉइंट सी की L/3 है, ठीक है, ठीक है। अब सिचुएशन लिखो डिस्क्राइब करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज L is the natural length, L is the natural length of the spring, So find work done by applied force
by applied force in slowly displacing the block from first part A to B, second part B to C, and third part A to C, तो ये विभिन्न सिचुएशन के लिए हमें वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकालना है इन स्लोली मूविंग द ब्लॉक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? पहली सिचुएशन में ए से बी तक, दूसरी सिचुएशन में बी से सी तक, और तीसरी सिचुएशन में ए से सी तक। तो नोट कर लो इसको और सोचो थोड़ा। तो देखो यहाँ क्या सिचुएशन है, बोला गया है कि स्लोली मूव कर रहा है ना। स्लोली का क्या मतलब है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं अपन ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क आएगा और एक स्प्रिंग की वजह से वर्क आएगा, और कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है। एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी ज़ीरो। सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग को क्या सीखा अपन ने? अपन ने वर्क डन बाय स्प्रिंग को सीखा कि दिस इज़ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और उसके आगे एक और नेगेटिव लगा हुआ है। तो कुल मिला के अपन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना। दैट इज़ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो पहली सिचुएशन में ए से बी गया है तो फाइनल पोजीशन बी है, तो यू ऑफ बी माइनस यू ऑफ ए, ये आंसर होने वाला है। यू ऑफ बी क्या लिखेंगे अपन? कितनी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहीं लिख देता हूँ मैं। यू ऑफ बी इज़ हाफ के एल बाय 6 स्क्वायर, क्योंकि पोजीशन इसकी नेचुरल लेंथ की पोजीशन से एल बाय 6 डिस्प्लेस्ड है ये। ठीक है, ये हो गया हाफ के एल बाय 6 का होल स्क्वायर माइनस यू ऑफ ए। यू ऑफ ए क्या है? शुरुआत में तो नेचुरल लेंथ पे ही है, सो यू ऑफ ए इज़ ज़ीरो। नेचुरल लेंथ से कितनी खिंचाई पे है? ज़ीरो खिंचाई पर, तो ज़ीरो। तो पहले का आंसर क्या आ गया अपना? के एल स्क्वायर बाय 72। दिस इज़ द फर्स्ट आंसर। सेकेंड, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये रिजल्ट तो तीनों में यूज़ कर सकते हैं अपन, है ना। अब कहाँ से कहाँ खींच के ले जा रहे हैं इसे? बी से सी, सो दैट इज़ सी फाइनल पोजीशन है, तो यू सी माइनस यू बी। तो यू सी क्या लिखें? यू सी लिख देते हैं आप यहाँ पे। यू सी हाफ के एक्सटेंशन का स्क्वायर, कितना एक्सटेंशन है? एल बाय 3, यानी एल स्क्वायर बाय 9। सो दैट इज़ हाफ के एल बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस यू बी कितना है? हाफ के एल बाय 6 का होल स्क्वायर, हाफ के एल बाय 6 का होल स्क्वायर, यही आंसर है सेकेंड का। तो कॉमन ले लिया, के एल स्क्वायर बाय 2, यहाँ से क्या आया? 1/9 माइनस 1/36, तो 9 भी कॉमन ले लिया। सो के एल स्क्वायर बाय 18, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 इज़ 3/4। ये हो गया अपने पास के एल स्क्वायर बाय 18 इंटू 3/4, कट गया ये 3 6 18, फिर मिला के आ गया के एल स्क्वायर बाय 24। तो सेकंड का ये आंसर हो गया। थर्ड में वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कहाँ से कहाँ तक की बात की गई है? बात की गई है ए से सी तक खींच के ले जाने तक, तो सी फाइनल पोजीशन है, सो दैट इज़ यू सी माइनस यू ए। इनिशियल पोजीशन ए है, तो यू सी कितना आया? हाफ के एल स्क्वायर बाय 9, सो हाफ के एल बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस यू ए, शुरुआत वाली लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो स्प्रिंग की, लिख दो बस आंसर 1/2 के एल स्क्वायर बाय 9, सो दैट इज़ के एल स्क्वायर बाय 18। ये आंसर हो गया तीसरे पार्ट का, ये दूसरे पार्ट का आंसर था।
ये पहले पार्ट का आंसर था। आ रही है बात समझ में? जस्ट इलस्ट्रेट करने के लिए कि कैसे हमको वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय स्प्रिंग इंक्लूड करना है। एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। कभी ऐसी गलती मत करना कि वर्क डन बाय स्प्रिंग निकाल रहे हो और वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चिपका दी, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं कहीं पे स्प्रिंग का वर्क निकाल डाला। ऐसे नहीं, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है तो स्प्रिंग का ही वर्क निकलेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ही निकलेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये, ऐसे नहीं है कि कभी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं है। जैसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारे पास जिसमें स्प्रिंग भी इंक्लूडेड है और ग्रेविटी भी इंक्लूडेड है, तो दोनों की वजह से अलग अलग पोटेंशियल एनर्जीज लिखनी पड़ेंगी और दोनों का वर्क डन भी अलग अलग लिखना पड़ेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ऐसे नहीं कि लाइक जैसे एक क्वेश्चन करते हैं तो आएगा भी समझ में। सो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सिचुएशन है हमारे पास कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, वी हैव अ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, और यहाँ इसके टॉप से एक स्प्रिंग अटैच्ड है और उससे एक ब्लॉक लगाया हुआ है, उस ब्लॉक का मास है m और स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ठीक है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये परफेक्टली स्मूथ है, वी हैव टू नॉट वरी अबाउट द फ्रिक्शन। तो सिचुएशन है, लिखो इसको सिचुएशन को, इनिशियली स्प्रिंग is in its natural length, and block is released from rest. Find maximum speed achieved attained maximum speed attained by the block. Also find maximum extension in the spring. तो ये शुरुआत की सिचुएशन है, नेचुरल लेंथ पे थी स्प्रिंग अपने और ब्लॉक को रेस्ट से छोड़ दिया गया, तो नीचे ढुलकना शुरू हो जाएगा वो, और किसी पॉइंट पे जाके वो मैक्सिमम स्पीड भी अटेन करेगा और फिर आगे बढ़ता हुआ रुक जाएगा एक पॉइंट पे आके, वहाँ पे उसका मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। तो हमें बताना है कि वो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी और वो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। सबसे पहले तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं, क्या कहना चाहता है ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये शुरुआत में नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की और उससे ब्लॉक अटैच था, और इस पोजीशन पे इसकी स्पीड कितनी होगी, 0। फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर घटती जाएगी, और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट होगा मैक्सिमम एक्सटेंशन का, और ये वाला पॉइंट होगा कहीं बीच में मैक्सिमम वेलोसिटी का। ठीक है, तो इसको विजुलाइज करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो ये समझते हैं ना, ये एक बार समझा रहा हूँ मैं, बाद में ये डायरेक्टली तुम कॉमन सेंस बन जाएगा तुम्हारा, इतना समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर बार। तो ये पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए इतना एलेबरेटिव फॉर्म से समझा रहा हूँ, अदरवाइज़ हर क्वेश्चन में ऐसा करते नहीं बैठेंगे अपन, इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जो कर डालेंगे फिर अपन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नीचे कौन लेके जा रहा है इसको, नीचे लेके जा रहा है ग्रेविटी, mg sin थीटा। ठीक, और रोकने के लिए अभी तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि kx इसको रोक पाए क्योंकि x 0 है,
ठीक है। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, मान लो सपोज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया ब्लॉक, इसको मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे कहीं पे ब्लॉक आ गया, ठीक है। तो अब एम जी साइन थीटा को काउंटर करने के लिए के एक्स जनरेट हो चुका है, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो काउंटर कर पाए फुली। अभी अभी भी ये ज़्यादा होगा, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन अभी भी इस तरफ होगा। अच्छा, जब तक नेट फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है तब तक वो एसिलरेट होगा, समझ रहे हो। अच्छा, एक ऐसा मुकाम आएगा यहाँ पे बीच में कहीं पे, इसको फिर मिटा देता हूँ, जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे, एम जी साइन थीटा एंड के एक्स एक दूसरे को बराबर कर देंगे, तो अब नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है? कहीं नहीं, नेट फोर्स ज़ीरो है, ठीक है। फिर जब ये इधर आ जाएगा, इधर पे कहीं पे, तब के एक्स एक्सटेंशन और ज़्यादा हो जाएगा, सो के एक्स डोमिनेट कर जाएगा, एम जी साइन थीटा थोड़ा कम रह जाएगा के एक्स के कंपैरेटिव। तब एसिलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ, एक्स नेट फोर्स इस तरफ हो जाएगा। तो अब ये डिसेलरेट करना शुरू कर देगा, है ना। तो जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो रही है वहाँ पर क्या कंडीशन लगानी है अपन को? एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू के एक्स। उससे पहले इस तरफ एसिलरेट कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और फिर उसके बाद वेलोसिटी कम हो रही है। ये बात समझ में आ रही है? उस मोड़ पर जहाँ पर फोर्सेस बैलेंस आउट हो गए वहाँ पे नेट एसिलरेशन ज़ीरो है, उससे पहले तो इस तरफ एसिलरेशन है, तो स्पीड बढ़ रही होगी। उसके बाद फिर डी एसिलरेट हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एसिलरेशन है, तो स्पीड घट रही होगी। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर अचीव होगी? एकदम जहाँ पर फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे, ठीक है। सो फॉर मैक्सिमम स्पीड नेट फोर्स इज ज़ीरो, ठीक है। तो कर दो इसको, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू के एक्स। तो एक्स निकल के आ गया यहाँ से, एक्स इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा बाई के। So when x is equals to mg sin theta by k, the speed will be maximum. The speed of the block will be maximum. Will be maximum. अच्छा, कुछ जो बच्चों ऐसे जो लीनियर थॉट प्रोसेस के बच्चे रहते हैं जिनको ऐसा लगता है कि फोर्स बराबर हो गया तो रुक जाएगा वहाँ पे, ऐसा नहीं है। फोर्स बैलेंस हो गया तो ज़रूरी नहीं ऑब्जेक्ट रुक जाए। ऑब्जेक्ट कब रुकता है? जब उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाती है, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। यहाँ तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है। रुकेगा कहाँ? यहाँ पे रुकेगा। सो सेकेंड पार्ट करते हैं अब इसका। फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन, सो मैक्सिमम एक्सटेंशन जहाँ पर होगा जहाँ ब्लॉक रुक जाएगा, वेयर द ब्लॉक विल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ से, जहाँ पे नेचुरल लेंथ ज़ीरो थी, मतलब नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है। फाइनली यहाँ पे आके लेट से ये रुक गया, ठीक है। यहाँ भी इनिशियल स्पीड ज़ीरो, यहाँ भी फाइनल स्पीड ज़ीरो। तो कितना एक्सटेंशन हुआ होगा वही है इसका, है ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन। सो दिस इज़ एक्स मैक्स बोल देते हैं इसे। तो कैसे करें देख लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा, और कोई तो वर्क कर नहीं रहा है। सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वी विल हैव वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा यहाँ पे? वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखना पड़ेगा अब, ये अगर एक्स मैक्स है तो ये वाली हाइट यूज़ अप होगी। हॉरिजॉन्टल लेवल में कितना डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक? तो अगर ये एक्स है, ये थीटा है, सो दिस इज एक्स मैक्स इंटू साइन थीटा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन? नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव, सो एम जी एच की जगह ये चीज़ लिखनी है। सो एक्स मैक्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव लिखना है यहाँ पे,
यानी कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। सो नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, माइनस आ जाएगा तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा ये, ठीक है। सो दिस इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो लिखते हैं अभी प्लस एम जी एक्स मैक्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यू इनिशियल शुरुआत में तो यहाँ पे था, कोई भी एक्सटेंशन नहीं था, नेचुरल लेंथ पे था वो, तो कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में, 0। तो 0 माइनस यू फाइनल, यू फाइनल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी स्प्रिंग की, हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर प्लस एम जी एक्स मैक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 छुप गया, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 0। अब क्या निकालना है इसमें से अपन को, एक्स मैक्स कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा कैलकुलेट, तो हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एक्स मैक्स इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो एक्स मैक्स कितना आ गया यहाँ से, एक्स मैक्स इज इक्वल्स टू, एक्स मैक्स से एक्स मैक्स कट गया क्योंकि एक्स मैक्स 0 नहीं हो सकता, तो ये आ गया 2mg साइन थीटा बाय के। अगर गौर से देखो तो ये जो पोजीशन आई थी एक्स की वैल्यू, जब वो मैक्सिमम स्पीड अटेन कर रहा था, उससे ये डबल आया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि जब यहाँ पे था तब x इक्वल टू 0 मान लिया, जब मैक्सिमम स्पीड आई तब x इज इक्वल्स टू लेट्स से क्या एम जी साइन थीटा बाई के आया है, और इससे डबल दूरी पर यहाँ पर फिर रुक गया ये, ठीक है। यहाँ पे u0 था, यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे भी u0 है, मैक्सिमम एक्सटेंशन है, इसके करस्पॉन्डिंगली x क्या आया है, इसका डबल 2mg साइन थीटा बाई के, यानी कि ये वाली डिस्टेंस अगर 5 है तो ये भी 5 होगी, जस्ट एन एग्जांपल। तो क्यों हुआ ऐसा, ये जब हम SHM पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो तब समझ में आएगा कि हाँ, बीच में जब एकदम बीच में आता है तब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आती है, जब नेट फोर्स 0 होता है सिस्टम पर तब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आती है। तो इसको नोट कर लो, इस टाइप के क्वेश्चंस तो मैं आज प्रैक्टिस में सॉल्व करने हैं, और ये थोड़ा हैवी कंटेंट है, बट तुम भी हैवी हो। नोट कर लो और अपने व्यू पॉइंट्स बताओ कहाँ पे क्या समझ नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। So now let's move to the next question. We have a surface जिस पर एक मास m रखा हुआ है और वो अटैच्ड है स्प्रिंग कांस्टेंट k से, एक स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और नेचुरल लेंथ नहीं है, ये कंप्रेस्ड है, ठीक है। नेचुरल लेंथ ये होती है, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये नेचुरल लेंथ की तरफ भागेगा, ठीक है। दिस वाज द नेचुरल लेंथ, NL का मतलब नेचुरल लेंथ, और जितना कंप्रेस किया गया है इसको दैट इज x0, ठीक है। एंड दिस सरफेस इज रफ, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। सो फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक when it passes through the position of natural length, through the position of natural length। नेचुरल लेंथ की पोजीशन से जब ये पास करेगा तो हमें बताना है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो सॉल्व करो ज़रा इसे।
ये तुम कर सकते हो, मात्र वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी कंसिडरेशन में आ जाएगा यहाँ पे। तो प्लीज़ सॉल्व इट। क्या करना है यहाँ पे, शुरुआत वाली पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। शुरुआत में छोड़ा गया उसे जस्ट कंप्रेस करके, तो इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 0, फाइनल स्पीड कितनी है वही हमें फाइंड करनी है ना। तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। कितने फोर्सेस हैं इस पर, एक तो स्प्रिंग फोर्स है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल तो वर्क करेगा नहीं, नॉर्मल भी वर्क करेगा नहीं क्योंकि परपेंडिकुलरली मोशन हो रहा है। तो केवल दो फोर्सेस की वजह से ही वर्क आएगा, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से और एक स्प्रिंग फोर्स की वजह से, एंड दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, सो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट, ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। माइनस क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव, यानी कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यू तो ज़ीरो है, इस वजह से ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तब उठा के क्या करना है हमें, हमें वी फाइंड करना है, बाकी सारी चीज़ें रखनी है। तो लिखा है यहाँ पे माइनस माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है स्प्रिंग की, कितना कंप्रेशन है स्प्रिंग में, एक्स नॉट, ये हो गया हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। फाइनल कितना कंप्रेशन है, कुछ भी नहीं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज 0 इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो बस उठा के इधर रख दिया इसको, तो के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस म्यू, टू आ जाएगा यहाँ पे, 2 म्यू एम जी एक्स नॉट बाय एम का रूट, दिस इज इक्वल्स टू स्पीड। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इम्पॉर्टेंट बात समझने लायक, कुछ नहीं, बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, और तुमने असाइनमेंट कर रहे हो अगर प्रॉपरली ऑनेस्टली तो इसको बहुत इजीली फॉलो कर पा रहे होगे। तुम नहीं कर रहे हो तो फिर तो भगवान ही मालिक है। जब रूट के अंदर ये वाली चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। सो ऐसा होने के लिए व्हाट मस्ट बी द कंडीशन, कंडीशन मस्ट बी के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2 म्यू एम जी एक्स नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। एम तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब के एक्स नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 म्यू एम जी एक्स नॉट। सो एक्स नॉट इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 म्यू एम जी अपॉन के, है ना। एक्स नॉट एक पॉजिटिव लेंथ है, इसलिए एक्स नॉट को काट दिया, एक को, एक एक्स बच गया यहाँ से। तो अगर एक्स नॉट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 म्यू एम जी बाई के, तभी उसकी स्पीड आएगी, है ना। वहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फ्रिक्शन है, इतना फ्रिक्शन है कि वो यहीं पे जाके रुक गया, तब यहाँ पे वेलोसिटी निकाल ही नहीं पाएंगे अपन। सो ताकि वो इसको क्रॉस कर जाए, इस पॉइंट को, नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। सो दिस कंडीशन must be satisfied, must be satisfied to cross the point of, cross the point of natural length, cross the point of natural length। ठीक है, अच्छा इसी में एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सटेंडेड क्वेश्चन कि इफ एक्स नॉट इज 4 म्यू एम जी बाई के then find maximum displacement of the block, displacement of the block। ठीक है,
तो क्या कहा गया कि अगर एक्स नॉट की वैल्यू 4 म्यू एम जी बाई के है तो फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताओ ब्लॉक का। सबसे पहले कंडीशन चेक की कि एक्स नॉट 2 म्यू एम जी बाई के से बड़ा है, हाँ, मतलब कि नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर जाएगा। तो अपन सिचुएशन बना लेते हैं। शुरुआत में ब्लॉक था नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट पर, ठीक है। लेट्स से फाइनली इधर ऐसा ट्रैवल हुआ और फाइनली यहाँ पे कहीं पे जाके रुक गया, ठीक है। उसकी नेचुरल लेंथ से डिस्टेंस मान लेते हैं लेट्स से एक्स पी। सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, एक्स नॉट प्लस एक्स पी। तो दिस इज़ आवर आंसर। ये पूछा गया कि एक्स नॉट प्लस एक्स पी क्या होगा, ठीक है। तो एक्स नॉट ही है ना, एक्स नॉट दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स पी निकालना है यहाँ। तो एक्स पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लगानी पड़ेगी फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम। सो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। कहाँ से कहाँ तक, इस पहले पॉइंट से इस दूसरे पॉइंट तक, फ्रॉम 1 to 2। कौन कौन वर्क कर रहा है, क्लियरली स्प्रिंग और फ्रिक्शन, ठीक है। स्प्रिंग और फ्रिक्शन के अलावा कोई वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं ज़रा डिटेल में कि जब ऐसे वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन उनकी वजह से वर्क डन ज़ीरो आएगा, इतना तुम्हें पता है क्यों आएगा वो। तो दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, फाइनली भी रुक गया, वहाँ पे भी ज़ीरो है। सो ज़ीरो माइनस ज़ीरो, यहाँ भी स्पीड ज़ीरो है, यहाँ भी स्पीड ज़ीरो है। क्यों है स्पीड ज़ीरो, ये कैसे तय किया, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन के करस्पॉन्डिंग स्पीड ज़ीरो हो जाएगी, है ना, बिकॉज मैक्सिमम एक्सटेंशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ज़ीरो क्यों, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, धक्का छोड़ा है, मतलब कंप्रेस्ड फॉर्म में था, छोड़ा है उसको, तो यू ज़ीरो थी शुरुआत में। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखेंगे यहाँ, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखेंगे। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है नेगेटिव ऑफ म्यू एम जी नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, एक्स नॉट प्लस एक्स पी, इसको लिख दिया हमने एक्स नॉट प्लस एक्स पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे यू इनिशियल, शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। स्प्रिंग की शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के एक्स पी स्क्वायर, है ना। नेचुरल लेंथ से देखते हैं दूरी, तो इसलिए एक्स नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे नेचुरल लेंथ से दूरी एक्स पी स्क्वायर। कोई गलती से इसको ऐसे लिख दे अगर, हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स पी का होल स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा वो। क्यों, क्योंकि फिर तो उसने यहाँ से ले ली, ऐसा थोड़ी होता है, हमें तो नेचुरल लेंथ से लेनी पड़ती है। सो यू इनिशियल वॉज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस यू इनिशियल वॉज, यू फाइनल वॉज हाफ के एक्स पी स्क्वायर माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट प्लस एक्स पी इज इक्वल्स टू। अब इसको थोड़ा सॉल्व किया, के बाई टू कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बना, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स पी स्क्वायर माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट प्लस एक्स पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और सॉल्व किया के बाई टू, इसको एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसको लिख दिया एक्स नॉट प्लस एक्स पी मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट माइनस एक्स पी। ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स नॉट प्लस एक्स पी है, यहाँ भी एक्स नॉट प्लस एक्स पी बन गया, तो कॉमन निकल जाएगा, माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट प्लस एक्स पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स नॉट प्लस एक्स पी कॉमन आ गया, ये वाला और ये वाला। तो अब ये ज़ीरो तो है नहीं, एक्स नॉट प्लस एक्स पी दिख रहा है तुम्हें, इतनी बड़ी क्वांटिटी है ये, ज़ीरो तो है नहीं ये, इसको काट सकते हैं, तो काट दिया। तो फाइनली अपने पास सिंपल इक्वेशन बन गई, के बाई टू एक्स नॉट माइनस एक्स पी इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, ठीक है। तो इसको भी उस तरफ लेके चले गए, तो ये क्या आ गया अपने पास, एक्स नॉट माइनस एक्स पी इज इक्वल्स टू 2 म्यू एम जी बाय के। और हमें क्या चाहिए, हमें एक्स पी चाहिए। सो एक्स पी इज इक्वल्स टू, ये उस तरफ गया और ये इस तरफ आया, तो ये हो गया एक्स नॉट माइनस 2 म्यू एम जी बाई के।
अब एक्स नॉट की वैल्यू दी हुई है सवाल में, क्या दी हुई है एक्स नॉट की वैल्यू 4μmg/k, तो लिख दी यहाँ पे 4μmg/k माइनस 2μmg/k, तो ये हो गया अपने पास 2μmg/k, ये एक्स पी आ गया यहाँ से। अब हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है एक्स नॉट प्लस एक्स पी। सो नेट डिस्प्लेसमेंट of the block is x नॉट प्लस एक्स पी। एक्स नॉट तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, क्या था वो 4μmg/k, और एक्स पी हमने निकाल लिया, दैट इज 2μmg/k। सो नेट इज 6μmg/k, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। तो दिस इज द नेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। तो नोट कर लो इसको और बताओ क्या नहीं समझ में आया। सो बहुत ध्यान से समझना इसको। तो हमने अभी काइनेटिक एनर्जी देखा इससे पहले वाले सेक्शन में और पोटेंशियल एनर्जी देखा। अब देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट कलेक्टिवली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के अपन मैकेनिकल एनर्जी बोल देते हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी अगर ME है, सो मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इतनी सी बात है बस ये, ठीक है। अब देखो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स जो मैं तुम्हें एनलाइटन करा देता हूँ, कहीं पे किसी मोड़ पे काम आ जाएंगे वो, कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। सो पहला एनलाइटिंग पॉइंट, एनलाइटिंग क्या पता ही है पहले से कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है या ज़ीरो हो सकती है कि जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, बट पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। सो मैकेनिकल एनर्जी तो सम है इन दोनों का, तो पॉजिटिव में कभी नेगेटिव जुड़ जाए और नेगेटिव ज़्यादा हो जाए मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव के कंपैरिजन, तो मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव भी आ सकती है। दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हो जाएं, ये प्लस में उतना और ये माइनस में उतना, तब ज़ीरो आ सकती है। ये काइनेटिक एनर्जी प्लस में ज़्यादा हो जाए और ये नेगेटिव में थोड़ी सी कम रह जाए तो पॉजिटिव आ सकती है। सो मैकेनिकल एनर्जी कैन हैव पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब देखो मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में हम कुछ जोड़ ही रहे, कुछ घटा नहीं रहे, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। ये भी एक रिजल्ट याद रख सकते हैं अपन, ठीक है। क्यों? क्योंकि समझ जाओ, है ना। किसी नंबर में कोई ये जैसे नंबर है u, मान लो सपोज -5 है सपोज, उसमें अपन कुछ जोड़ ही रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव हो सकता है, हद से हद नेगेटिव हो सकता है लेकिन पॉजिटिव ही है, तो अगर कुछ नंबर में कुछ पॉजिटिव जोड़ रहा है तो उसका रिजल्ट हमेशा उस नंबर से ज़्यादा आएगा। सो मैकेनिकल एनर्जी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अच्छा मैकेनिकल एनर्जी इज़ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी खुद ही फ्रेम डिपेंडेंट होती है कि तुमने फ्रेम किसको माना है, काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट होती है ना। इनिशियल फ्रेम किसको माना है, यहाँ पे भी फ्रेम किसको माना है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज ऑल्सो अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाय काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम से हम कुछ लिखते हैं एक रिजल्ट, तो भी बस देखते जाओ कि क्या लिखने जा रहे हैं अपन। सो वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसमें कोई शक नहीं, ये चीज़ हमें पता है और हमने लिख दी। अब वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज में क्या क्या टाइप के फोर्सेज इंक्लूड हो जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंटरनल फोर्सेस, ठीक है।
सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा, इंटरनल फोर्सेस में इंटरनल कंजर्वेटिव भी आ सकते हैं और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव भी आ सकते हैं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल को तो ये लिख दिया हमने, और यहाँ पे वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव है ना। इस इंटरनल वर्क को हमने इंटरनल कंजर्वेटिव और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव में तोड़ लिया, एनसी लिख दिया नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, तो अब क्या करें। अब वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको लिख दिया वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो एज इट इज़ लिखा रहने दो। वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव को लिख दिया हमने नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको उधर लेके चले गए। ठीक है, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू, ये क्या है, डेल्टा के प्लस ये माइनस डेल्टा यू है तो उधर जाके प्लस डेल्टा यू हो जाएगा, सो डेल्टा यू। सो दिस कैन बी रिटर्न एज चेंज इन के प्लस यू। चेंज ऑपरेटर को कॉमन निकाल लिया, और के प्लस यू क्या होता है, के प्लस यू इज नथिंग बट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव सॉरी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि इंटरनली जो डिसिपेट कर रहे हैं एनर्जी को, इंटरनली डिसिपिएशन ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों वर्क ही मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कराते हैं। तो इसको अपन अच्छे से लिख लेते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, अगर ये दोनों ज़ीरो हो जाए, जो ज़्यादातर केसेस में हो जाते हैं, देन देयर विल बी नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उसी को अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड work done by internal non-conservative are zero, then change in mechanical energy is zero। इसका मतलब there is no change in mechanical energy। तो इसको शब्दों में लिख लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो राइट डाउन, इफ वर्क डन by external forces and internal non-conservative forces on a system is zero, then mechanical energy of the system will remain conserve। ठीक है, यानी कि शुरुआत की मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। शुरुआत की मैकेनिकल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल प्लस के फाइनल। दैट्स इट, यहाँ से काम बन गया अपना। तो इससे रिलेटेड अपन को एप्लीकेशन आएंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या कंडीशन है इसके लिए, एक तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन ज़ीरो होना चाहिए, और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव
फोर्सेस की वजह से वर्क डन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि उसका शेप वेव डेंट नहीं होना चाहिए। इंटरनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव वर्क कब करते हैं? जब कुछ लॉस हो जाती है एनर्जी, शेप डेंट हो जाता है। ठीक है, सो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के बेसिस पे। अभी मैं तुम्हें होमवर्क बताता हूँ। अच्छा, जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं हर्षिता, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स। फिज़िक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू, इस बात को समझना। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फिज़िक्स में ही हक देते हैं। हकने का मतलब दे डू बैड इन फिज़िक्स इन नीट। लेकिन जिसने फिज़िक्स में अच्छा सब कुछ सॉल्व वॉल्व करके गया है, पूरे तरीके से सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो फिर वो बहुत अच्छा आ जाता है उनका। क्योंकि बायो में तो लगभग जो सेलेक्ट हो रहा है और जो नहीं सेलेक्ट हो रहा है, सबके बराबर मार्क्स आ रहे हैं। डिफरेंस क्रिएटर इज़ द फिज़िक्स, है ना। और फिज़िक्स में क्यों गच्चा खाए जाते हैं? क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट होता है, उनको लगता है छोड़ दो इसे। तो बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत है। बस एक बार सॉल्व कर लो, इतने ईजी क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ्स वाले जो बच्चे जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनको अगर नीट का पेपर फिज़िक्स का करने के लिए दे दिया जाए, तो वो बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे उसको, क्योंकि वो मैथ्स वो कर चुके रहते हैं बहुत डिटेल में। तो इसका मतलब जितनी फ़िज़िक्स अपन पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी है पढ़ना। ऐसा मत सोचना कभी कि इतना क्या पढ़ रहे हैं अपन, इतनी फ़िज़िक्स क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत ज़रूरी है नीट के लिए। यस सर। तो तुम्हें सॉल्व करना है, टॉपिक नंबर 9.9 पे जाना, और टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसमें मात्र 2 इलस्ट्रेशंस हैं, है ना। दो नहीं, एक ही इलस्ट्रेशन है, 9.19। उसको सॉल्व करना, देखना कैसे अप्लाई हुआ है वो, ताकि कल की क्लास में और बेटर समझ में आए। ठीक है। और इससे पहले कल का क्या होमवर्क था? लेवल 1 में 10 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, किए सॉल्व किसी ने? तो एक्सरसाइज में 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन और सॉल्व करना। ठीक है, तो इतना होमवर्क है कल के लिए। मात्र 11 क्वेश्चन है, इसको करने में तुम्हें आधा घंटा लगेगा जस्ट। वो करना ही, बाकी और किसी चीज़ में मत व्यस्त होना। इसको करना, फिर उसके बाद जो करना है फिर करना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।